नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी महुआ मोइत्रा के खिलाफ बड़े एक्शन की, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर आई बड़ी अपडेट की, एक्शन में तेलंगाना की सीएम ए रेवंत रेड्डी की, कांग्रेस में हार पर हुए मंथन के। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात 2024 चुनाव की तैयारियों की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की फरिश्ते योजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार ने बंद की थी योजना। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस किया जारी। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट भाजपा आरएसएस के षड्यंत्र को उजागर करती है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की बीजेपी ने शुरू की तैयारी। तीनों राज्यों में विधायक दल का नेता चुनने के लिए नियुक्त किए गए 3 पर्यवेक्षक। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 304 अंकों की तेजी के साथ 69,826 पर हुआ बंद। निफ्टी 68 अंकों की तेजी के साथ 20,969 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा खुद ही बड़ी मुसीबत में घिर गई हैं। आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। महुआ पर आरोप था कि उन्हें सवाल के बदले बिजनेसमैन से गिफ्ट और पैसे लिए हैं। तो क्या हुआ महुआ पर फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। आज महुआ पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट 500 पन्नों से भी ज्यादा की है। इसे पढ़ने के लिए 2 से 3 दिन का समय देना चाहिए। 3 दिन बाद अगर रिपोर्ट पर चर्चा हो तो किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। तो दूसरी ओर टीएमसी की ओर से महुआ मोइत्रा को इस मुद्दे पर बोलने देने की मांग की गई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की किसी भी मांग को नहीं माना और वोटिंग के बाद महुआ की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने का फैसला सुना दिया गया। सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए उनका कोई सबूत नहीं दिया गया। मुझे आचार संहिता के उल्लंघन के उस मामले में दोषी माना गया जो है ही नहीं। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी कंगारू कोर्ट ने ये फैसला लिया क्योंकि मोदी सरकार के लिए अडानी ग्रुप जरूरी है। महुआ ने पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उस उद्योगपति को एथिक्स कमेटी में बुलाया ही नहीं गया। निष्कासन की सिफारिश पूरी तरह से इस आधार पर है कि मैंने अपना पोर्टल लॉगिंग साझा किया है, जबकि इसको नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। एथिक्स कमेटी के पास निष्कासित करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बीजेपी के अंत की शुरुआत है। दूसरी ओर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी महुआ का समर्थन करते हुए कहा कि दुख की बात है कि 495 पेज की रिपोर्ट को आधे घंटे में पढ़ लिया गया। ये गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। महुआ को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये किसी भी रूप में न्याय नहीं है। महुआ के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई। महुआ पर आए इस फैसले से सियासी हलचल तेज है। इधर राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर भी सियासी हलचल तेज है। कांग्रेस सांसद का आज से शुरू होने वाला विदेश दौरा रद्द हो गया है। कांग्रेस नेता से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज देर रात 4 देशों के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया। तो क्यों रद्द हुआ राहुल गांधी का विदेश दौरा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा को टाल दिया है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी 8 दिसंबर की शाम दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों की 7 दिन की यात्रा पर जा रहे थे। राहुल की यात्रा की शुरुआत मलेशिया से हो रही थी। इसके बाद उनका 11 दिसंबर को सिंगापुर, 13 को जकार्ता और 14 दिसंबर को हनोई की यात्रा का कार्यक्रम था। 15 दिसंबर की रात हनोई से दिल्ली वापस लौटना था। इस दौरान उनकी प्रवासी भारतीयों के साथ वहां की संसद के सदस्यों और छात्रों और पत्रकारों के साथ चर्चा के कार्यक्रम तय किए गए थे। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम करीब 1 महीने पहले ही तय हो गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विरोधी दल के नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। सरकार के इशारे पर चलने वाले मीडिया चैनल भी राहुल की विदेश यात्रा को कांग्रेस की हार से जोड़ रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा को ही रद्द कर दिया है। राहुल गांधी 5 राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन पर नेताओं से पूरी जानकारी ले रहे हैं। वो हार के कारणों पर मंथन कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने अपना विदेश जाने का कार्यक्रम भी टाल दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान भी स्थानीय नेताओं से पूरा फीडबैक ले रहा है। वैसे खास बात यह है कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। वैसे इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी इस साल के आखिरी में अपनी यात्रा ये पूरी कर सकते हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे की अगली तारीख का जल्द ऐलान होगा।
इधर तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने भी आज बड़ा ऐलान कर दिया। तेलंगाना की सत्ता से बीआरएस को बाहर करने के बाद सीएम ए रेवंत रेड्डी एक्शन में है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दी गई 6 गारंटी और दिव्यांग महिलाओं को नौकरी देने के वादे को अमली जामा पहनाने की मंजूरी दे दी। वहीं तेलंगाना की जनता से सीधे जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने आज प्रजा दरबार भी लगाया। तो कैसे तेलंगाना से रेवंत देश में कांग्रेस को कर रहे हैं मजबूत, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही एक्शन में हैं। उन्होंने गुरुवार को शपथ समारोह के तुरंत बाद सीएम आवास और कार्यालय में लगे लोहे के बैरियर और गेट को हटवाने का काम शुरू करवाया था। वहीं आज जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को सुना। इस दौरान उन्होंने सीएम आवास पर आए फरियादियों से आवेदन प्राप्त किए। इसके अलावा रेवंत ने प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन कर दिया है, जिससे एक बड़ा संदेश भी रेवंत ने दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद सिर्फ जनता के लिए काम करती है। आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सुबह 10 बजे के करीब प्रजा भवन पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से लोगों की शिकायतें सुनी। सीएम से मिलने वालों में व्हील चेयर पर बैठे कुछ मरीज और दिव्यांग भी शामिल थे। जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए ये बताया कि उन्हें खुशी है कि लंबे समय के बाद कोई मुख्यमंत्री जनता की शिकायतें सुन रहा है। उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे वाईएसआर का पुनर्जन्म हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने शपथ लेने पर रेड्डी को बधाई दी और उन्हें राज्य की प्रगति और नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव समर्थन का आश्वासन भी दिया। पीएम मोदी के इस पोस्ट का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला केंद्र उनकी सरकार को जरूरी समर्थन और मदद देगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तेलंगाना राज्य के विकास के लिए सहयोगी की उम्मीद है। अब रेवंत रेड्डी के इस एक्शन से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस दक्षिण में और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ए रेवंत रेड्डी के इस एक्शन से बीआरएस में खलबली मच गई है। इधर 5 राज्यों में से 4 में मिली हार पर कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची हुई है। 5 राज्यों में से 4 में मिली हार पर कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार को लेकर चिंता में है। इसको लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक राज्य तेलंगाना में जीत मिली, जबकि बाकी के 4 राज्यों में पार्टी हार गई, जबकि उम्मीद थी कि 4 राज्यों में उसे जीत मिलेगी। खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी। राजस्थान में कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा था। ओपिनियन पोल से लेकर पार्टी की फीडबैक रिपोर्ट सब कांग्रेस के पक्ष में थी, लेकिन चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में चले गए। इसके बाद पार्टी ने हार के कारणों की खोज के लिए मंथन शुरू कर दिया, जिससे लोकसभा चुनावों में उन कमियों को दूर किया जा सके जो विधानसभा चुनावों के समय हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने तो सभी उम्मीदवारों से वैज्ञानिक ढंग से तैयार रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उनसे हार या जीत के कारण बताने को कहा गया है। 15 दिसंबर तक ये रिपोर्ट भेजनी है। एमपी चुनाव परिणामों को लेकर कमलनाथ की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक हो चुकी है, जिसमें कमलनाथ ने हार के कारण बताए। आज एक बार फिर एमपी के परिणामों को लेकर मंथन हुआ, जिसमें दिग्विजय सिंह, नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अलग अलग क्षेत्र से सह प्रभारी सहित पार्टी के तमाम दिग्गज शामिल हुए। बैठक में नेता विपक्ष के चयन पर भी बात हुई, क्योंकि नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हार गए हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष पद पर कोई फैसला नहीं होगा। कमलनाथ के पास ही एमपी कांग्रेस की कमान रहेगी। बैठक में राहुल गांधी ने भी कई सवाल किए। पार्टी की चिंता ये थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो माहौल तैयार हुआ था, उसका फायदा क्यों नहीं मिला। एमपी के साथ ही छत्तीसगढ़ चुनाव में मिली हार पर भी कांग्रेस मंथन करेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ चुनाव परिणाम तो कांग्रेस के साथ बीजेपी को भी आश्चर्य में डालने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस की हार के बारे में कोई भी दावा नहीं कर रहा था। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चूक कहां हो गई। 3 राज्यों में मिली हार कांग्रेस के लिए बड़ा सबक है। इधर नवाब मलिक मामले पर अजीत पवार को बीजेपी नेता ने भी बड़ा सबक सिखा दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने साथी डिप्टी सीएम अजीत पवार को नवाब मलिक को सत्ता गठबंधन में शामिल करने पर विरोध करते हुए चिट्ठी लिखी है, जिस पर राज्य का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। एनसीपी विधायक नवाब मलिक किस गुट के साथ हैं, इसे लेकर महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन में घमासान मच गया है। बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मलिक को एनडीए में जगह ना दी जाए, उन्हें अजीत गुट में शामिल ना किया जाए। शिंदे गुट की ओर से भी फडणवीस की मांग का समर्थन किया गया है और अजीत से नवाब मलिक से दूर रहने को कहा गया है।
तो दूसरी ओर अजीत पवार ने पहले कहा था कि यह मामला एनसीपी का अंदरूनी मामला है, तो दूसरे दलों की इसमें राय की जरूरत नहीं है। लेकिन अजीत पवार का रुख 24 घंटे में ही पलटता दिखाई दे रहा है। अब अजीत पवार का बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि पहले ये जान लेना जरूरी है कि नवाब मलिक किसके साथ हैं। यानी अजीत ने साफ कर दिया है कि उन्होंने नवाब मलिक को अपने गुट में शामिल नहीं किया है, लेकिन इनकार भी नहीं किया है। दरअसल 7 दिसंबर को नवाब मलिक महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल हुए और सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए। इससे पहले वो अजीत गुट के ऑफिस भी गए थे, जिसके बाद कहा जाने लगा था कि नवाब मलिक अब अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। इधर शिवसेना के उद्धव गुट ने भी नवाब मलिक पर सवाल उठाए थे, तो नवाब मलिक ने जवाब दिया था कि मैं एनसीपी में ही हूं और हमारे बीच कोई बंटवारा नहीं हुआ है। दूसरी ओर एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी में बदल गई है, उन्होंने अजीत गुट को फंसाया है। मैंने वो लेटर पढ़ा है, जिस तरह से नवाब मलिक की बेइज्जती की गई वो गलत है। साफ है कि नवाब मलिक को लेकर अगर अजीत पवार ने सख्त स्टैंड लिया तो शिंदे सरकार मुसीबत में फंस जाएगी। महाराष्ट्र में नवाब मलिक को लेकर सियासी घमासान मच गया है, तो वहीं बीजेपी में भी सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी के सभी सांसदों ने सांसदी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब खबर आ रही है कि लोकसभा आवास समिति ने विधानसभा चुनाव जीतने वाले सभी बीजेपी सांसदों को 30 दिन में सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। बीजेपी के 12 सांसद अब विधायक बन गए हैं। विधायक चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया है और इस्तीफा स्वीकार होने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें बड़े झटके लगने भी शुरू हो गए हैं, खास तौर पर उन नेताओं को जो केंद्र में मंत्री थे। नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल और छत्तीसगढ़ से विधानसभा चुनाव जीती रेणुका सिंह को केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। लोकसभा सदस्यता छोड़ने के 24 घंटे बाद ही उन्हें मंत्री पद भी छोड़ना पड़ गया। और अब खबर यह आ रही है कि लोकसभा आवास समिति ने संसद सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सभी बीजेपी नेताओं को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। सभी सांसदों को इस्तीफा देने की तारीख के 30 दिन के अंदर अपना घर खाली करना ही होगा। इसमें से 8 सांसदों को लोकसभा आवास समिति पूल से आवास आवंटित किया गया था, जबकि 3 सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें शहरी विकास मंत्रालय से आवंटन मिलता है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को अभी नोटिस मिला है या नहीं मिला है, इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 8 सांसदों को तो घर खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। वैसे जो सांसद विधानसभा का चुनाव जीते हैं, उनमें से कुछ को राज्य में बड़ा पद मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पर मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले तीनों नेताओं के नाम अपने अपने राज्य में सीएम पद के लिए भी लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगाती है। बीजेपी नेताओं के नोटिस के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दो दिन चढ़े अढ़ाई कोस कांग्रेस के ऊपर सुस्ती का आरोप लगाने वाली बीजेपी खुद ही इतनी सुस्त है कि 5 दिन के बाद में भी उसने अपने तीनों राज्यों के सीएम्स के नाम को उजागर नहीं किया है। एक तरफ जहां तेलंगाना में कांग्रेस के सीएम ने तो अपना काम करना भी शुरू कर दिया है, अब देखना यह है कि बीजेपी अपनी अंदर की उलझनों से कब तक पार पा पाएगी, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पर्यवेक्षकों के नाम ही तय हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात 2024 चुनाव की तैयारियों की। लोकसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होंगे और चुनाव आयोग ने इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। आयोग की ओर से राज्यों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांगी गई थी और अब सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही परीक्षाओं का शेड्यूल जारी करेगी। तो CISCE की ओर से तो परीक्षा का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया। तो कब है CISCE की परीक्षाएं, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
बीते दिनों उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीख घोषित की। सीबीएसई की ओर से साफ कर दिया गया कि फरवरी में उसकी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अप्रैल की शुरुआत में परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। तो दूसरी ओर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि CISCE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम की डेट शीट भी जारी कर दी। बोर्ड ने बताया कि मई 2024 में 10वीं 12वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ICSE बोर्ड क्लास 10वीं का पहला पेपर 21 फरवरी 2024 को 11 बजे से इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जबकि पेपर को सॉल्व करने के लिए छात्रों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर को पढ़ने के लिए छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय भी दिया जाएगा। तो वहीं ICSE बोर्ड की 12वीं का पहला पेपर 12 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे से इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए छात्रों के पास 3 घंटे का समय होगा। 12वीं का आखिरी एग्जाम 3 अप्रैल 2024 को दोपहर 2 बजे के शिफ्ट में होगा। अब आपको बता दें कि इस बार बोर्ड ने डेट शीट जारी करने में थोड़ा समय लगा दिया है, जबकि पिछले साल 1 दिसंबर को ही परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। तो वहीं इससे पहले कल यानी कि 7 दिसंबर को यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी थी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम 12 फरवरी से शुरू हो जाएंगे। 10वीं का पहला पेपर हिंदी का है, जबकि 12वीं का पहला एग्जाम सैन्य विज्ञान का है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।